वेलकम 12th क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स में। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं फर्स्ट चैप्टर के, जो शीत युद्ध के दौर में, वो है महाशक्तियों का उदय, कौन कब कैसे। इसके अलावा साम्यवाद पूंजीवाद में अंतर और शीत युद्ध के कारण और अर्थ। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर से देख लीजिएगा। टॉपिक को एक दूसरे से चेन के साथ मिलाकर चलिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, ताकि आपके सारे टॉपिक समझ में आते रहे। इसके अलावा नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा, स्टडी मटेरियल को साथ साथ तैयार कर लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन के साथ सारे नोट्स टॉपिक वाइज बना लीजिएगा, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा शीत युद्ध के दायरे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो और टॉपिक स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध के दायरे। तो 12th क्लास स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक शीत युद्ध के दायरे। 12th क्लास स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं, इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट आते हैं उनमें से 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंट में से ही 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। और उन पॉइंट को इसीलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आपको 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको हर पॉइंट का पूरा एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज उतार लेना है। इस पूरे टॉपिक में जो भी पॉइंट आएंगे उनके अंदर सब पॉइंट्स आएंगे, उनके अंदर सब पॉइंट, जैसे पहला जो पढ़ाएंगे पहला पॉइंट, उसके अंदर ABCD। और इस पूरे टॉपिक के जितने ज़्यादातर 2-3 जो पॉइंट आएंगे बहुत मेन है, इसीलिए उनको ठीक से अच्छे से प्रिपेयर भी करना और याद भी रखना, क्योंकि 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है और 6 में भी आ सकता है। इसलिए इसको ठीक से समझ लेना, तैयार कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शीत युद्ध के दायरे। तो हमारा जो दायरे शब्द से मतलब समझो इसका क्या है। दायरा एक सिंपल सी बात है कि शीत युद्ध विश्व में कहां कहां तक फैला, या इसका प्रभाव हमें कहां कहां तक देखने को मिला। ये इसको समझने के लिए है सिर्फ आपको कि शीत युद्ध भले ही 2 महाशक्तियों में हुआ हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व के कोने कोने में देखने को मिला। इसका मतलब दायरे कहां कहां विश्व में, कौन कौन से विश्व के क्षेत्र में, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, कहां कहां तक इसका दायरा देखने को, या कौन कौन से क्षेत्र तक इसका दायरा, इसका प्रभाव फैला और प्रभाव देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, दायरे। बस ये इतनी सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स, शीत युद्ध के दायरे में हमारा पहला पॉइंट आता है चीन में साम्यवादी क्रांति। चीन से हम सब लोग भलीभांति परिचित है। आजकल चाइनीज रायते के कारण सारा विश्व अस्त व्यस्त है, और चीन के देश में जो चीन से बीमारी फैली है उसकी वजह से ही शायद हम अपने घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, वरना अपने स्कूल में और अपने क्लासेस में पढ़ रहे होते। तो खैर, चीन में साम्यवादी क्रांति ये कैसे दायरे में आता है, इसको ठीक से ढंग से समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मजा भी आएगा। चीन में साम्यवादी क्रांति होती है 1949 में। चीन में साम्यवादी क्रांति होती है 1949 में। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। माओ त्से तुंग चीन के आज तक के सबसे शक्तिशाली नेता बोले जाते हैं। लेकिन सवाल, प्रश्न आता है सीधा सीधा कि 1949 से पहले चीन में क्या था फिर। तो इसको अब आप यूं समझिए, 1949 से पहले चीन में राष्ट्रवादी सरकार थी। कौन सी सरकार थी, राष्ट्रवादी सरकार, और जिसके शासक थे चांग काई शेक। 1949 से पहले, मतलब साम्यवादी क्रांति होने से पहले, चीन में
राष्ट्रवादी सरकार थी जिसके शासक थे चांग काई शेक। अब चीन में होती है 1949 में साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी क्रांति होने के बाद चीन के अधिकतर कह लो या ये लगा लो लगभग सारे क्षेत्रफल मतलब उसकी क्षेत्र पर साम्यवादियों का कब्जा हो जाता है। साम्यवादी क्रांति होती है और चीन के ज्यादातर यूं कह लो लगभग सारे क्षेत्र पर साम्यवादियों का कब्जा हो जाता है। अब साम्यवादी क्रांति होने के बाद भले ही चीन पर साम्यवादियों का कब्जा हुआ, लेकिन दिमाग में एक सवाल आता है, तो इस सरकार का क्या हुआ? आखिरकार ये चांग काई शेक सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार थी ये कहां गई, या ये चांग काई शेक कहां गए? तो आप अगर चीन के नक्शे में देखेंगे, यहां चीन के नक्शे के साथ एक छोटा सा टापू है, टापू देश है। इस देश का नाम है ताइवान, जिस पर लगातार चीन कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। इसको ठीक से समझना। एक चीन के साथ में एक देश है छोटा सा टापू। इस टापू देश को समझिए। ये जो टापू है इसका नाम था पहले फॉर्मूसा द्वीप। चीन के साथ में एक छोटा सा जो टापू है जिसे ताइवान बोलते हैं, उसका नाम पहले था फॉर्मूसा द्वीप। साम्यवादी क्रांति होने के बाद यह राष्ट्रवादी सरकार चांग काई शेक और उसके समर्थक सब भागकर चले जाते हैं फॉर्मूसा द्वीप। फिर से बता रहा हूं, 1949 माओ त्से तुंग, साम्यवादी क्रांति, चीन पर कब्जा, और राष्ट्रवादी चांग काई शेक और उसके समर्थक चले जाते हैं फॉर्मूसा द्वीप, जिसे अब जाना जाता है ताइवान के नाम से। तो ताइवान को हम कैसे सर्च कर सकते हैं और कहां पड़ता है ये चाइना के, अब मैं आपको इस गूगल मैप पर शो करता हूं। सबसे आसान तरीका है कि हम इंडिया की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिया पे आए, इंडिया के बिल्कुल राइट में हम सर्फ करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे यहाँ ये है फॉर्मूसा द्वीप, या जिसे आप ताइवान बोलते हैं। मैं इसको अभी सर्कल करता हूं। ये है ताइवान या फॉर्मूसा द्वीप या राष्ट्रवादी चीन, जिस पर चांग काई शेक की सरकार भाग गई थी। और इसके बिल्कुल ये बगल में जो है, इसके साथ में बिल्कुल जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, आप लेफ्ट हैंड पर देखेंगे जो, ये है चाइना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ताइवान किस तरह ताइवान के ऊपर राष्ट्रवादी सरकार चली गई या ताइवान में चली गई, और साम्यवादी चीन या जनवादी चीन जिसे बोला जाता है वो उसके बिल्कुल पास में है, और ये दो चीन का प्रश्न सामने आया। तो आपको क्लियर हो गया ताइवान कहाँ है और चीन कहाँ है, और दो चीन, साम्यवादी चीन, राष्ट्रवादी चीन या ताइवान कहाँ, कौन सी जगह सिचुएशन है। आज भी ये दायरे में क्यों आता है कि चीन में साम्यवादी क्रांति किस तरह विश्व में इसका शीत युद्ध पर, इसका पूरा दायरे में और इसका विश्व पर प्रभाव पड़ता है, उसको समझो। चीन शुरुआत से यूएनओ का स्थायी सदस्य रहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो, यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य, सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इसमें से अगर एक सोवियत संघ साम्यवादी को हटा दो तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब पूंजीवादी, और ये जो चांग काई शेक था ये सरकार भी राष्ट्रवादी चीन भी अमेरिका के सपोर्ट में थी। तो यूएनओ में सोवियत संघ का पलड़ा थोड़ा हल्का पड़ता था। सोवियत संघ का पलड़ा हल्का पड़ता था क्योंकि ये चारों एक तरफ हो जाते थे स्थायी सदस्य। यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य हैं, ये पूरा यूएनओ का जो चैप्टर आएगा तब मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। 5 स्थायी सदस्यों में से 4 अमेरिका और उसके गुट में शामिल थे, एक सोवियत संघ अकेला था। अब जैसे ही चीन में साम्यवादी क्रांति होती है तो जाहिर सी बात है साम्यवादी देश बढ़ेगा स्थायी सदस्यों में। इस कारण से अमेरिका ने इस साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं दी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं दी, और राष्ट्रवादी को ही, जो फॉर्मूसा द्वीप चली गई थी, उसी को चीन माना। और सोवियत संघ ने
साम्यवादी चीन को मान्यता दी और कहा यह असली चीन है। तो हमारे सामने दो चीन का प्रश्न खड़ा हो गया कि चीन असली कौन है। याद रखना 1971 से पहले इस फॉर्मूसा द्वीप, ताइवान या राष्ट्रवादी चीन को ही असली चीन बोला जाता था। इसी के पास थी स्थायी सदस्यता। और इस साम्यवादी चीन को बोला जाता था जनवादी चीन। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। साम्यवादी, जिस क्षेत्रफल पर साम्यवादियों का कब्जा था, जनवादी चीन, और जिस पर चांग काई शेक राष्ट्रवादियों का कब्जा था उसे राष्ट्रवादी चीन बोला जाता था। लेकिन अमेरिका ने पहले इसको मान्यता दिलाई। 71 में साम्यवादी चीन ने सोवियत संघ को धोखा दिया। इसके ऊपर एक कार्टून भी है, ढंग से देखना। 71 में जो साम्यवादी चीन था, इसने सोवियत संघ को धोखा दिया और यह जाकर अमेरिका से दोस्ती कर बैठा चुपचाप और मिल गया। इस कारण इस साम्यवादी चीन को मान्यता मिल गई। लेकिन 71 से पहले इस राष्ट्रवादी चीन को मान्यता मिली थी। अब साम्यवादी क्रांति होने के बाद शीत युद्ध का दायरा पूरे एशिया में और विश्व में इस तरह फैलता है। इसको ठीक से समझिए। साम्यवादी क्रांति होती है 1949 में, तो अमेरिका साम्यवादी चीन को मान्यता देने से मना कर देता है और यूएनओ में राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देता है। लेकिन सोवियत संघ इसे अमेरिका की आलोचना करते हुए यूएनओ की बैठकों का बहिष्कार करता है और इस तरह शीत युद्ध में आ जाती है गर्मी और शीत युद्ध का दायरा पूरे एशिया और पूरे एशिया के आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है और यूएनओ में भी शीत युद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह है साम्यवादी चीन और चीन में साम्यवादी क्रांति और उस दायरे का कैसे प्रभाव विश्व की राजनीति पर पड़ता है। फिर से एक बार मोटा मोटा ठीक से याद रखना। 1949 में माओ त्से-तुंग, साम्यवादी क्रांति। राष्ट्रवादी सरकार भागकर फॉर्मूसा द्वीप, फॉर्मूसा द्वीप जिसे आज आप ताइवान के नाम से जानते हैं, क्योंकि चीन क्या था, यूएनओ का स्थायी सदस्य। इसीलिए अमेरिका राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देता है, लेकिन सोवियत संघ जनवादी चीन या साम्यवादी चीन के समर्थन में था। लेकिन जनवादी चीन को मान्यता यूएनओ में ना मिलकर इस स्थायी सदस्यता 71 से पहले मिलती है इस ताइवान को या राष्ट्रवादी चीन को। और इस तरह संघर्ष और सोवियत संघ अमेरिका में गर्मा गर्मी होती रहती है। याद रखना आज भी ये पंगा चल रहा है। साम्यवादी चीन का कहना है कि विश्व में एक ही चीन है, इसीलिए ताइवान अलग अस्तित्व नहीं रखता। वो उसको मिलाने के लिए लगातार सैनिक प्रयास भी करता रहता है। लेकिन ताइवान के पास क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट है, इसीलिए ताइवान भी अपने आप को आज भी चीन कहता है। तो ये विवाद आज भी समाप्त नहीं हुआ है। तो आप समझ गए साम्यवादी क्रांति और उससे कैसे दायरा एशिया में शीत युद्ध का फैला। 1949 साम्यवादी क्रांति, माओ त्से-तुंग भाग कर वहां जाना, अमेरिका का राष्ट्रवादी चीन को सपोर्ट करना, सोवियत संघ का साम्यवादी या जनवादी चीन को सपोर्ट करना और शीत युद्ध में गर्मा गर्मी का होना और यूएनओ में अमेरिका का राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देना और सोवियत संघ का यूएनओ की बैठकों का बहिष्कार करना। तो यह है पहला पॉइंट। इसको ठीक से अगर एक बार भी आपके दिमाग में डाउट रह गया हो तो फिर से जरूर रिपीट करके बैक करके वीडियो को देखना, एक एक शब्द को ठीक से सुन लेना। फिर भी डाउट होए तो दोबारा कमेंट्स में लिखना, मैं दोबारा से इसको ठीक से और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, शीत युद्ध के दायरे में दूसरा पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा पॉइंट है शीत युद्ध के दायरे में कोरिया संकट। हम सब कोरिया या यूं कह लो उत्तर कोरिया और उनके शासक तानाशाह किम जोंग उन और उनके व्यवहार से अच्छी तरह परिचित हैं। तो कोरिया संकट किस प्रकार शीत युद्ध का दायरा बना, इसको समझिए। कोरिया 1950 में दो भागों में बट गया। दो भागों में ये बट गया। उत्तर कोरिया या यूं कह लो उत्तरी कोरिया और इधर दक्षिणी कोरिया या दक्षिण कोरिया। अब ये दो भागों में बंटने के बाद समस्या क्या आती है? उत्तर कोरिया था साम्यवादी, जो आज भी साम्यवादी है और अमेरिका के साथ उसका तनाव चलता रहता है। दक्षिण कोरिया पूंजीवादी। अब साम्यवाद पूंजीवाद आ गया तो जाहिर सी बात है दो महाशक्तियों को भी इसमें आना था। तो हुआ क्या, 1950 में उत्तर कोरिया ने
दक्षिण कोरिया पर कर दिया आक्रमण। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में छिड़ गया युद्ध। अब अगर ये युद्ध होगा तो महाशक्तियां इसमें आएंगी। तो उत्तर कोरिया की तरफ से युद्ध कर रहे थे चीन के सैनिक और सोवियत संघ के हथियारों के साथ वो युद्ध कर रहे थे। अर्थात चीन अपने सैनिक भेज रहा था और सोवियत संघ उन्हें हथियार दे रहा था। उत्तर कोरिया की एक ही इच्छा या मंशा थी, वो ये चाहता था दोनों कोरिया को मिलाकर एक ही रखा जाए, अर्थात कोरिया एक ही रहे। उत्तर कोरिया चाहता था कोरिया एक ही रहे और वो सिर्फ साम्यवादी रहे। इसीलिए 1950 में उसने दक्षिण कोरिया पे आक्रमण करा। लेकिन अगर इधर से सोवियत संघ और चाइना को आना था तो इधर से जाहिर सी बात है किसको आना था, अमेरिका को। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने भी मदद भेजनी शुरू कर दी और इस प्रकार शीत युद्ध का दायरा कोरिया तक या एशिया के कोरिया देशों तक फैल गया। तो फिर से एक बार 1950-51 कोरिया दो भागों में बटा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया सदैव याद रखना साम्यवादी, दक्षिण कोरिया पूंजीवादी। उत्तर कोरिया ने 1950 में आक्रमण किया और दोनों देशों में छिड़ गया युद्ध। युद्ध में उत्तर कोरिया के साथ दोस्त दे रहे थे उधर चीन के सैनिक, सोवियत संघ के हथियार, और इधर से दक्षिण कोरिया की मदद कर रहा था अमेरिका। तो इस तरह शीत युद्ध का दायरा एशिया तक, एशिया के कोरिया देशों तक फैल गया। संकट 50-51 में हुआ। तो यह बोला जाता है दूसरा पॉइंट, कोरिया संकट। अब चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास शीत युद्ध के दायरे में जो चौथा पॉइंट है, सैनिक गठबंधनों का निर्माण। ये अलग अलग क्षेत्र में महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, एशिया में, यूरोप में अपने साथी देशों को शामिल किया और इस तरह शीत युद्ध का दायरा अलग अलग महाद्वीप के अलग अलग देशों में फैला। ये सैनिक गठबंधन के निर्माण, दोनों देशों ने अलग अलग देशों से सैनिक संधियां की और उनको अपने गठबंधन में जोड़ा और इससे शीत युद्ध का दायरा अलग अलग महाद्वीपों के अलग अलग देशों में फैला। तो 12th क्लास शीत युद्ध के दायरे में हमारा फोर्थ पॉइंट है सैनिक गठबंधनों का निर्माण। मिलिट्री ट्रीटी होने लगी थी, सैनिक गठबंधन बनाए गए थे। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही मिलके अलग अलग देशों से सैनिक संधियां कर रहे थे। ये सैनिक संधियां क्या थी कि यदि किसी एक देश पर भी आक्रमण होगा तो जो जो इस गठबंधन में सैनिक संधि के अंदर जिन जिन देशों ने साइन किया है या हस्ताक्षर किया है वो सब मिलकर दूसरे देश के खिलाफ मदद भी करेंगे और आक्रमण भी करेंगे। तो बेसिकली ये गठबंधन था अपना प्रभाव फैलाने के लिए, ताकि दूसरे देश को डर रहे कि इस गठबंधन में इतने सारे देश हैं। ये पहले भी हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी पूंजीवाद और साम्यवाद को ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इस गठबंधनों में, इन गठबंधन अलग अलग गठबंधन बना के शामिल करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहला गठबंधन आता है इसमें नाटो। नाटो NATO, नाटो बहुत इंपॉर्टेंट गठबंधन है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह है इसकी फुल फॉर्म। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका निर्माण कब हुआ? 1949 में नाटो की स्थापना की गई। यह गठबंधन किसके द्वारा बनाया गया? अमेरिका के द्वारा बनाया गया। अर्थात इसे पूंजीवादी गठबंधन था जिसमें ज्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे और अमेरिका भी शामिल था। अर्थात अमेरिका ने बनाया, 1949 में बनाया। पहले इसमें कितने सदस्य थे? पहले इसमें 12 सदस्य थे। जब इस गठबंधन का निर्माण हुआ तो इसमें टोटल 12 मेंबर जुड़े थे। सिर्फ टोटल 12 मेंबर इसमें जुड़े थे। लेकिन अब कितने सदस्य हैं? अब कितने देश शामिल हैं इसमें? अब
27 देश इस गठबंधन के अंदर शामिल है। 1949 में बना नाटो, अमेरिका ने बनाया ये गठबंधन। पहले 12 सदस्य थे, अब इसमें 27 सदस्य राष्ट्र देश शामिल हैं। अब आता है इसके नए पुराने सदस्य, क्योंकि पहले 12 थे और अब कितने हो गए, 27 सदस्य हो गए। तो पहले पुराने सदस्य में अमेरिका, फ्रांस, इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहो तो ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे के सारे, तुर्की, ये पुराने राष्ट्र है जो पहले से इससे जुड़े हुए थे। और नए रोमानिया, बुल्गारिया, ये सबसे लास्ट में लेटेस्ट जुड़े हैं। इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहो तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये इस तरह से 5 नए 5 पुराने हो जाते हैं। आप 2-2 याद रख लीजिएगा, 1-1 नंबर में आते हैं, या फिर जो मैंने बोले हैं उनको 5-5 करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है तो हम ये नहीं चाहेंगे, जो वाले जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। तो नाटो सबसे पहला संगठन अमेरिका ने बनाया 1949 में। पहले 12 सदस्य थे, अब 27 सदस्य हैं। ये नए सदस्य हो गए, रोमानिया, बुल्गारिया, अमेरिका, फ्रांस पुराने हैं, और जो मैंने बोले हैं वो आप इनमें लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपके सामने है। और अब चलते हैं दूसरे गठबंधन की तरफ। 12th क्लास, हमारा नेक्स्ट गठबंधन आता है जिसे हम बी में पढ़ेंगे, सीटो। सीटो साउथ ईस्ट एशियन टी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, इसके नाम में ही है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश को शामिल किया गया। यह गठबंधन भी अमेरिका ने बनाया और इसमें दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों को शामिल किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया देश जैसे पाकिस्तान हमारा परम मित्र है, इसका खाना हजम नहीं होता जब तक ये इंडिया के बारे में कुछ बोल नहीं देते, इंडिया के खिलाफ कुछ कर नहीं देते। तो पाकिस्तान जैसे देश दक्षिण पूर्व एशिया के इस संगठन में शामिल है। ये भी अमेरिका ने बनाया और इस संगठन का नाम भी क्या है, सीटो। सीटो मतलब दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ आप अगर दूसरा नाम भी जानना चाहे तो फिलीपींस लिख सकते हैं। फिलीपींस भी इस संगठन में शामिल है। एक और संगठन इसी में करेंगे हम, सेंटो। इसकी फुल फॉर्म नहीं है, इसको आप बोलेंगे केंद्रीय एशियाई संगठन। केंद्रीय एशियाई संगठन, सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल जो केंद्रीय एशिया के देश है, केंद्रीय एशिया के देश बहुत महत्वपूर्ण है 12th क्लास, क्योंकि वहां पर ज्यादातर ऑयल पाया जाता है, तेल पाया जाता है। तो केंद्रीय एशिया के देशों को शामिल करने के लिए यह संगठन बनाया गया। यह संगठन भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया। यह संगठन भी सेंटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया। इस संगठन में इजराइल जैसे देश शामिल थे। केंद्रीय एशियाई संगठन में आज भी इजराइल जो है अमेरिका का सबसे अच्छा मित्र है। यूँ कह सकते हैं कि इजराइल को जितनी भी मदद मिली शुरुआत में, और अब तो इजराइल खुद ही सैनिक रूप से शक्तिशाली देश बन गया है, तो इजराइल जैसे देश केंद्रीय एशिया के इस संगठन में शामिल है। तो टोटल अमेरिका ने 3 संगठन बना दिए। पहला जो हमने नाटो पढ़ा था, दूसरा सीटो, तीसरा सेंटो। इसके मेंबर्स पाकिस्तान, फिलीपींस, सीटो के, सेंटो के इजराइल जैसे देश। और इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया जिसके बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे। 12th क्लास, सैनिक गठबंधन हमने अमेरिका के 3 पढ़े, याद रखना अमेरिका ने 3 बनाए, नाटो, सीटो, सेंटो। तो फिर सोवियत संघ कैसे चुप बैठ सकता था? सोवियत संघ ने भी एक सैनिक संगठन का निर्माण किया, वारसा पैक्ट। याद रखना सोवियत संघ ने सिर्फ एक ही सैनिक गठबंधन का निर्माण किया, वारसा पैक्ट। यह वारसा पैक्ट नाटो के जवाब में बनाया गया था। वारसा पैक्ट नाटो के
जवाब में बनाया गया था। इसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। इसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। सोवियत संघ ने बनाया, वार्सा पैक्ट नाटो के जवाब में बनाया और इसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। जैसे ही सोवियत संघ का विखंडन हुआ या उसका बिखराव हुआ, उसके टुकड़े हुए, तो ये वार्सा पैक्ट भी बाद में समाप्त हो गया। तो सोवियत संघ ने बनाया, नाटो के जवाब में बनाया, पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे और कब बनाया? 1955 में बनाया, 1955 में बनाया। सोवियत संघ द्वारा एक ही सैनिक गठबंधन है, वार्सा पैक्ट नाटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे और अब यह गठबंधन, क्योंकि सोवियत संघ का बिखराव हो चुका है, तो यह गठबंधन भी समाप्त हो गया है। तो हमने 4 सैनिक गठबंधन पढ़े, 3 अमेरिका के, फिर से बता रहा हूं, नाटो, सीटो, सेंटो और सोवियत संघ का एक केवल वार्सा पैक्ट 1955 में। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसके अगले पार्ट के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं विक्रांत, पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।